गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग लाइव क्लास में देखे थे, कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में देखते हैं, कंप्यूटर का पीढ़ी के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे प्रथम पीढ़ी। जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर के विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, जो कि JP अकट और जॉन मैचली के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था। इसके अलावा UNIVAC, EDVAC, EDSAC कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है, जो कि इसके बारे में भी आपने पढ़ा था। अगर मैं इस पीढ़ी की टाइमिंग की बात किया जाए तो लगभग 1946 से लेकर 1956 तक चला, जिससे हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा कि ये 4 कंप्यूटर मिलकर, 4 वैज्ञानिक मिलकर पहला क्या है ENIAC, उसके बाद क्या है UNIVAC, उसके बाद EDVAC, EDSAC, 4 कंप्यूटर मिलकर एक कंप्यूटर बना फर्स्ट जनरेशन में, जो कि चला था। अब इनके बारे में देखते हैं, इस पीढ़ी की गुणवत्ता और लक्षण और विशेषता के बारे में देखते हैं हम लोग। पहला क्या है, स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करना, एयर कंडीशनर का प्रयोग किया गया था। इसके ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया था, बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर का प्रयोग किया था। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया था, स्टोरेज के तौर पर मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया था। उसके बाद क्या है, इसकी स्पीड बहुत मंद थी और ये बहुत ही स्लो चलता था। मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होना, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता था और ये कंप्यूटर क्या था, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता था। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को देखेंगे। देखिए, सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इन सारे कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसके वजह से कंप्यूटरों में काफ़ी बदलाव को देखने को मिला, जैसे आकार छोटा होना, स्पीड में मुनाफा होना, ज़्यादा विश्वसनीय होना। और इसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो वो 1956 से लेकर 1964 तक चला। अब देखिए, अभी आप लोग फर्स्ट जनरेशन में देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर था, और उसके बाद देखिए सेकेंड जनरेशन में देखिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने के बाद देखिए कितना छोटा, ये आप लोग को फिगर में दिखता होगा। और इसकी गुणवत्ता और लक्षण की अगर बात किया जाए तो लेस एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीले, स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन एंड इजी टू मेंटेनेंस। मतलब क्या हो गया, प्रथम पीढ़ी से छोटा और रख रखाव में आसान। इट्स स्पीड इट क्विक फास्ट एंड रिलेबल, मतलब क्या होगा, इसकी स्पीड में काफ़ी तेज और विश्वसनीय योग्य। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इंस्टेड इन वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग होना। स्टोरेज एंड ड्यूरेबल देन द फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ। अब हम लोग सेकेंड पीढ़ी का भी देख लिए। सेकेंड पीढ़ी क्या हो गया, फर्स्ट पीढ़ी से मतलब मेरा क्या था, छोटा हो गया, और सेकेंड पीढ़ी में हम लोग किसका प्रयोग किए, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए। अब हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड जनरेशन। इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हो गई थी, जो कि 1964 से लेकर 1973 तक चला। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की वजन बहुत ही कम था और इसके अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया था। और ये थर्ड जनरेशन जो था, ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर हो गया और इसमें किसका प्रयोग कर दिया, आईसी का प्रयोग कर दिया। और इसकी अगर टाइमिंग की बात करें 1964 से लेकर 1973 तक चला। अब इसका क्या करते हैं, गुणवत्ता, लक्षण और विशेषता के बारे में देखते हैं। बीइंग ऑफ वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही छोटे आकार का होना। गेटिंग रेडी एट वेरी लो कॉस्ट, बहुत ही कम खर्चीला में तैयार होना। अब हम लोग फर्स्ट जनरेशन को देखते हैं, अगर उतना बड़ा कंप्यूटर था, हो सकता था कि हम लोग कम खर्चीला में प्रयोग होता, क्योंकि वैज्ञानिक आते गया, कंप्यूटर में परिवर्तन करते गया, छोटा बनाते गया और पीढ़ी को चेंज करते गया। और फर्स्ट में हम लोग किसका प्रयोग किए थे, फर्स्ट में हम लोग प्रयोग किए थे वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में हम लोग प्रयोग किए ट्रांजिस्टर, और थर्ड में प्रयोग किए आईसी। और आईसी का प्रयोग होने के बाद देखिए आप लोगों को कंप्यूटर दिखता होगा कितना छोटा कंप्यूटर बन गया। इजी टू मेंटेनेंस, रख रखाव में काफ़ी आसान होना। टू बी मच फास्टर देन फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन स्पीड, और इसका स्पीड की अगर बात करें फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से काफ़ी
तेज था। टू बी वेरी रिलेबल, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होना, और उस सब कंप्यूटर बहुत कम ही विश्वसनीय था और ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय हो गया। स्ट्रॉन्गर और फास्टर रनिंग कंप्यूटर देन ऑल जनरेशन, सभी पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर। और यूज ऑफ आईसी, और हम लोग थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग किए, आईसी का प्रयोग किए। अब हम लोग फोर्थ जनरेशन को देखते हैं। देखिए फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आप लोग को दिख गया, हो सकता है कि अभी भी कोई ना कोई फोर्थ जनरेशन यूज कर रहा है। इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 से हुई थी, जो कि 1982 तक चली, जो कि चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया था। ऐसे ये अभी भी वर्तमान में चल रहा है, और जो वर्तमान में अभी हम लोग का चल रहा है कंप्यूटर, वो भी मेरा फोर्थ जनरेशन है। अगर इसकी गुणवत्ता और विशेषता की और आकार की बात करें तो क्या होगा, वेरी स्मॉल इन साइज, आकार में एकदम छोटा, वेरी फास्ट इन टर्म ऑफ स्पीड, स्पीड के मामले में काफ़ी तेज होना, इजियर टू मेंटेनेंस, टेक इट वाई एवर यू वांट, रख रखाव में भी आसान, और जहां चाहे वहां ले जाओ, बहुत कम खर्चीले में तैयार होना, इजी टू मेंटेनेंस, प्रीपेड एट वेरी लो कॉस्ट, बहुत ही कम खर्चीले में तैयार होना। और इसमें अगर प्रयोग किया गया था वो किसका प्रयोग हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ है, वेरी लो पावर का। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ जनरेशन को देखते हैं। 1982 से लेकर अब तक सभी कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी से के अंतर्गत इस पीढ़ी के कंप्यूटर और उच्च तकनीकी वाले होते हैं। इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर के कई सारे ऐसे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि। आजकल तो मोबाइल के साइज की तरह कंप्यूटर आ गया है, जिसमें आप कंप्यूटर की तरह सभी तरह के काम को कर सकते हैं। और पार्ट मेरा हम लोग का जो फिफ्थ जनरेशन आया, और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर देख रहे हैं, वो फिफ्थ जनरेशन में साइज को छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, लेकिन वो क्या हो गया, एक मोबाइल भी जो आ गया, तो उसमें भी हम लोग का सारा कंप्यूटर चलता है। नोट, फिफ्थ जनरेशन का कुछ नोट दिया हुआ है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं कि कंप्यूटर के मदद से हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, और कंप्यूटर के मदद से हम लोग अभी तक क्या क्या कर रहे हैं वो आप अपने वर्तमान में आप खुद देख रहे हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। अब हम लोग कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर के अक्षर और अंकीय रूप में डाटा और सूचना देने के लिए अलग स्कूल चेंज करते गए, अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब कीबोर्ड के बटन के बारे में बताते गया। लेकिन हम लोग जो अभी कीबोर्ड देख रहे हैं वो हम लोग का साइज और कीमत और कंपनी के ऊपर निर्भर करता है उसमें कितना बटन रहता है। और कोई कोई कीबोर्ड ऐसा है जो कि नंबर लॉक उसमें दिया हुआ नहीं रहता है, जो कि ऊपर फंक्शन की के नीचे जो नंबर की रहता है उससे ही काम चल जाता है। तो वहाँ तो मेरा बटन घट जाएगा, इसीलिए इसमें है कि उसके साइज और कंपनी के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाई गई बटन को कीबोर्ड सबसे पहले बफर में स्टोर करता है, और उसके बाद कोई कोड को पहले वो बफर स्टोर करता है, उसके बाद उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है, जो कि सीपीयू कोड को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है, ये दिखाता था हम लोग को मॉनिटर में दिखाता है। देखिए नोट में दिया हुआ कंप्यूटर का ये युक्तियों जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, स्कैनर इत्यादि। और वे युक्तियों जो यूजर के द्वारा निर्देश के बाद आउटपुट के रूप में उसका परिणाम देता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम लोग यहाँ से समझ गए, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर इत्यादि। स्क्रीन प्रोजेक्टर इत्यादि, स्क्रीन प्रोजेक्टर इत्यादि। हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में यहीं पे समझ गए, जो इनपुट डाटा देता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉडेम हो गया। पहले मॉडेम था, हम लोग नेट कनेक्ट करते थे मॉडेम से। स्कैनर हो गया जो कि स्कैन करता हूबहू, और मॉनिटर हो गया, आउटपुट हो गया जो कि मतलब हम लोग को जो डिस्प्ले करके दिखाता है, जो आउटपुट के रूप में दिखाता है। मॉनिटर हम लोग का आउटपुट के रूप में क्या दिखाता है, सॉफ्ट कॉपी। और स्पीकर से आवाज़ बाहर निकलती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट कहते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर जो हम लोग को दिखाई देता है, स्क्रीन प्रोजेक्टर लगाने के बाद
वो भी मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर अल्फ़ाबेट प्लस नंबर दोनों अक्षर आता है, जैसे ABCDEF, ए से लेके जेड तक या ए से लेके जेड तक छोटी, और उसके बाद 0 से लेके 1 तक नंबर आता है। जैसे हम लोग को 1 प्रेस करना है तो हम लोग Q प्रेस करेंगे, मतलब प्रेस करके रखेंगे तो 1 लिखाएगा। 2 प्रेस करेंगे तो W प्रेस करेंगे तो 2 लिखाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की। अब हम लोग नंबर की के बारे में जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में 2 तरफ न्यूमेरिक की होती है, एक फंक्शन की के ऊपर और एक दाएं तरफ होती है। तो जो दाएं तरफ होती है उसे ही नंबर की कहते हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक अंकित होती है। अब नंबर की के बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, फंक्शन की के नीचे एक होता है, फंक्शन की के नीचे, और एक होता है दाएं तरफ। 2 तरफ मेरा क्या है, नंबर की है। अब हम लोग देखते हैं कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की किसको बोलते हैं, एरो की क्यों बोलते हैं। एरो की कीबोर्ड में हम लोग का कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए कर्सर कंट्रोल की बोलिए चाहे एरो की बोलिए, दोनों सेम हुआ। इसके अंतर्गत ऐसी 4 बटन आती है जिसमें कि तीर वाली निशान होती है। इस बटन की सहायता से आप अपने माउस के कर्सर को अप डाउन लेफ्ट और राइट में ले जा सकते हैं। अब देखिए कर्सर कंट्रोल की क्या होता है, ये कर्सर को कंट्रोल करता है, आप लेफ्ट राइट अप डाउन आप दोनों चारों तरफ आप लेके जा सकते हैं होम की। इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट्स या लाइन के आरंभ में जाना होता है। अब होम की, हम लोग होम की अगर फेसबुक अगर चलाए होंगे तो फेसबुक में होम की था। हम लोग जैसे होम पे अगर क्लिक करते थे हमको क्या करता था, आरंभ में लेके चला जाता, सबसे ऊपर लेके चला जाता था। इसी में क्या, अगर हम लोग PDF को ओपन करेंगे तो हम लोग अगर होम की प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर हम लोग को लेके चला जाएगा आरंभ में। इसमें कोई दिक्कत, आप लोग कमेंट भी कीजिए, अगर आप लोग को जहाँ पे दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट भी कीजिए। अब चलते हम लोग इंड की। होम की को देख लिए, इंड की में चलते हैं। ये बटन होम की के विपरीत काम करता है। इसकी मदद से आप अपने माउस के कर्सर को किसी भी लाइन या डॉक्यूमेंट के अंदर में ले जा सकते हैं। और इंड की क्या हो गया, सबसे नीचे ये बटन होम की के विपरीत, अब ये होम की के विपरीत काम करता है, लेकिन इसकी मदद से आप कर्सर को किसी भी लाइन या डॉक्यूमेंट के अंत में लेके जा सकते हैं, सबसे नीचे अंत में लेके हम जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, पेज अप की। इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज के ऊपर जंप करना हो। अब देखिए आप मतलब क्या होगा, अगर हम सीढ़ी पे अगर चढ़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला पे पैर रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले पे पैर रखेंगे। नहीं, हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो उसी तरह पेज अप की का प्रयोग होता है। इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज के ऊपर जंप करना हो। एक पेज के ऊपर अगर हम जंप करेंगे, एक से एक पेज के ऊपर, मतलब देखिए अगर आपका 6 नंबर पेज है तो आपको 5 नंबर पेज पे जाना है तो आप पेज अप वाला पे एक बार क्लिक कीजिए, एक पेज आपको जंप करके ऊपर लेके चला जाएगा। पेज डन की, पेज डन की बार इसी तरह काम होता है। इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज नीचे जंप करना। अभी हम लोग 5 पे गए थे, अब 5 से क्या करेंगे, अगर हमको 6 पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 पे जाएंगे तो मतलब पेज डन की प्रेस कर देंगे, हम लोग 6 पे चले जाएंगे। कंट्रोल की, इस की का यूज अकेले नहीं बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलकर एक विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, जैसे कंट्रोल ए, ऑल्ट सेलेक्ट, कंट्रोल एस से सेव इत्यादि। ये लगभग सभी कीबोर्ड में 2 बटन होता है, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ होती है। अब देखते हैं हम लोग कंट्रोल की, ये अकेले काम नहीं करता है। जैसे हम लोग ऑल्ट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक बार प्रेस करेंगे, ऑल्ट सेलेक्ट हो गया। जितना भी हम लोग नोटपैड पे काम किए, MS वर्ड पे काम किए, पेंट पे काम किए, अगर हम लोग कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सारे एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप चाहे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल एस से सेव होता है। ये सब मेरा शॉर्टकट की, लेकिन कंट्रोल कभी भी अकेले काम नहीं करता, ये किसी के साथ में काम करता है। शिफ्ट या कॉम्बिनेशन की, शिफ्ट या कॉम्बिनेशन की को देखते हैं। शिफ्ट की मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में कुछ ऐसी बटन होती है जिसमें
कि ऊपर और नीचे दो संकेत छपे होते हैं, और अगर आपको ऊपर वाली संकेत को टाइप करना है तो आपको शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाना होगा। ये लगभग सभी कीबोर्ड में दो बटन दिया जाता है, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। अब हम लोग शिफ्ट को देखते हैं। जैसे देखिए अभी हम बताए थे नंबर की में फंक्शन की नीचे जो होता है 1 में 2 में क्या है 2, अगर 2 बटन को अगर हम प्रेस करते हैं, अगर सिंपल अगर हम 2 को प्रेस करते हैं तो 2 लिखाएगा। अगर शिफ्ट के साथ अगर हम 2 को प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो @ लिखाएगा। विदाउट शिफ्ट के साथ अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो 3 लिखाएगा। शिफ्ट के साथ अगर हम 3 को प्रेस करेंगे तो # लिखाएगा। क्योंकि जो एक कीबोर्ड में 2 अंकित दिया हुआ रहता है, उसको अगर हमको ऊपर वाले अंकित को अगर हमको प्रेस करना है, जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है अगर उसको प्रेस करना है तो उसको हम किसके साथ प्रेस करेंगे? शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। एस्केप की वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए ESC यानी एस्केप की का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ एस्केप की दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। अब देखिए हम लोग एस्केप की वर्तमान समय में कोई भी अगर आपके पास अगर कोई भी पॉपअप आया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप बैक जा सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर आप कंट्रोल की के साथ एस्केप की दबाते हैं तो कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। हम लोग जैसे स्टार्ट बटन पे जाके जो स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं तो हम लोग कंट्रोल के साथ एस्केप की को अगर दबाएंगे तो एस्केप मेन्यू ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे आप लोग अभी फिगर में दिखता होगा कि अभी हम ओपन किए, देखिए कंट्रोल और एस्केप की को प्रेस के देखिए आप लोग का ये स्टार्ट मेन्यू खुल गया ना, ये स्टार्ट मेन्यू मेरा खुल गया। जहां दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो उसको फिर से बताया जाएगा। अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं डिलीट की। इस की का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रोग्राम, फाइल या डाटा को हटाने के लिए करते हैं। नोट, अगर आप शिफ्ट के साथ किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो वो बिना रिसाइकल बिन के हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर से हट जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग जनरली अगर ऐसे हम लोग डिलीट अगर सेलेक्ट करके अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो वो क्या होता है कि रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाता है। अगर हम शिफ्ट के साथ अगर हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में सेव नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है, रिसाइकल बिन से भी हट जाता है, वहाँ सेव नहीं होता, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अगर हम सेलेक्ट करके सिर्फ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव होता है। हम चाहे वहाँ से फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है बैक स्पेस की। इस की का प्रयोग टाइप किए गए किसी भी डाटा या सूचना को दाएं से बाएं के तरफ समाप्त करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कुछ भी हम किसी का नाम लिखेंगे, जैसे देखिए अभी हम नोटपैड ओपन किए, जैसे इसमें लिखते हैं MOTHER। अब देखिए अब क्या करते हैं, बैक स्पेस की से अगर हम मिटाते, देखिए बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, देखिए मिटाते हुए एक बार बैक स्पेस की प्रेस कर रहे हैं, देखिए हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। अब आते हैं स्पेस बार की। इस की का प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है। और कीबोर्ड में सबसे लंबी की जो है वो किसका है, बैक स्पेस की का। देखिए अभी हम लोग बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। अब ट्रेसा लिखे, ट्रेसा के बीच में अगर हमको स्पेस देना तो एक बार बैक स्पेस की, 2 वर्ड के, देखिए ट्रेसा और डिजिटल के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस को 2 वर्ड के बीच का स्पेस का काम कौन करता है, बैक स्पेस की। जैसे मदर ट्रेसा के बीच में देखिए स्पेस का काम किया, ये बैक स्पेस की। अब हम लोग चलते हैं नाम लॉक की। इस की का उपयोग न्यूमेरिक की पैड को ऑफ और ऑन करने के लिए किया जाता है, और न्यूमेरिक की ऑफ रहेगा तो आप उसके अंदर आने वाले किसी भी की को यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे दोबारा ऑन नहीं कर लेते। मैं आपको बता दूं कि जब आप नमलॉक की को दबाते हैं तो
आपके कीबोर्ड में एक लाइट के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाता है कि नमलॉक की ऑफ है या ऑन है। अब देखिएगा कीबोर्ड में जो होता है कि 3 बल्ब दिया जाता है राइट साइड में सबसे ऊपर। अब देखिएगा फर्स्ट वाला अगर मेरा बल्ब जल रहा है, अगर मेरा फर्स्ट वाला बल्ब ऑन है तो मेरा राइट साइड में जो नंबर की है वो काम करेगा। अगर वो बल्ब ऑन नहीं है, ऑफ है, तो वो काम नहीं करेगा नंबर की। उसीलिए इसमें बताया गया है अगर न्यूमरिक की ऑफ रहेगा तो उसके अंदर आने वाले सभी की का यूज नहीं कर सकते जब तक आप उसे फिर से दोबारा ऑन नहीं कर लेते। और इसमें इंडिकेट मैं आपको बता दूं कि जब आप नमलॉक की को दबाते हैं तो आपके कीबोर्ड में एक लाइट के द्वारा इंडिकेट करता है, वही लाइट बटन दिया हुआ रहता है नमलॉक का। हम लोग वहां से क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि मेरा ऑन है या ऑफ है। उसके बाद आते हैं विंडोज़ की। इस की का प्रयोग स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये की आजकल सभी कीबोर्ड में डबल दिया जाता है। अब जैसे देखिए विंडोज़ की को हम लोग प्रेस करते हैं, देखिए विंडोज़ की को प्रेस किए, देखिए स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया। टैब की, इस की का प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टैब की का यूज कैसे होता है। अब देखिए, अब टैब की को एक बार प्रेस करते, देखिए कहाँ गया, फिर प्रेस करते हैं, देखिए आप लोग को दिखाई देता होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि टैब की का क्या यूज होता है। मतलब ये छलांग मारता है 5 पॉइंट आगे और आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इंटर की। इस की का यूज पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है, इसके अलावा भी इस की का यूज किया जाता है। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करना, देखिए हम लोग पैराग्राफ को चेंज करते हैं। अब देखिए पैराग्राफ चेंज कर दिया, हम लोग फर्स्ट लाइन में थे, अब हम लोग सेकेंड लाइन में चल गए। फिर से इंटर प्रेस करते हैं, फिर इंटर प्रेस करते हैं। आप लोग को इंटर की के बारे में समझ में आ गया होगा, ये क्या करता है, पैराग्राफ को चेंज करता है। अब हम लोग देखते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक, अगर कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आप कीबोर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट को टाइप करेंगे तो वो अल्फ़ाबेट कैपिटल में टाइप होगा और ऑफ रहेगा तो वो स्मॉल में टाइप होगा। अब देखिएगा, अभी हम लोग कैप्स लॉक ऑन करके एक बार लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कैप्स लॉक ऑफ करके लिखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए अभी कैप्स लॉक ऑन करके अभी हम लिखे थे, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके लिखते हैं। ठीक है, इंटर प्रेस कर दिए, पैराग्राफ चेंज हो गया। अब हम लोग कैप्स लॉक बंद करके लिखते हैं। तो वो कैपिटल में लिखाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रिंट स्क्रीन EYSRM। इस की का यूज वर्तमान समय में ओपन किसी भी प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है, मगर ध्यान रहे स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर में जाके आपको कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करना होगा, तभी स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखेगा। अब इस की का क्या मतलब होता है कि हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसकी मतलब क्या है कि इस की का यूज वर्तमान समय में किसी भी प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है, मगर ध्यान रहे स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर में जाके आपको सेव करा, इस बटन को प्रेस करेंगे वो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल V
कर देंगे और वहाँ जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं फंक्शन की। फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है, जिसका प्रयोग एक विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, जो F1, F2, F3, F4, F5, F6 ये F12 तक के 12 तक बटन दिया हुआ है कि अंकित के रूप में रहता है, ये F12 तक करते हैं। अब देखिए हेल्प ऑप्शन का हम लोग ओपन करते हैं। उसके बाद क्या है F2। इस फंक्शन की का इस्तेमाल किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा किसी भी फाइल या फोल्डर का रीनेम को करते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये PDF है MNBY कॉपी। अब इस पर एक बार सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या कर दिया F2 कर, देखिए आप लोग को रीनेम दिखाया होगा। अब इसमें क्या कर देते हैं, देखिए उसके बाद इंटर प्रेस कर दे, देखिए आप लोग का नाम चेंज हो गया। अब देखिए हम लोग F3 को चलते हैं। इस फंक्शन की का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी फाइल, फोल्डर, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट में भी F3 का प्रयोग वेब पेज या अन्य चीज़ों को खोलने के लिए किया जाता है। इसका जो फंक्शन की का है, इसको फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए और वेब पेज और URL को सर्च करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं F4 होते हैं। ऑल्ट बटन कभी भी अकेले काम ऑल्ट बटन कभी भी अकेले काम नहीं करता था और F4 बटन भी कभी अकेले काम नहीं करता, किसी के साथ में काम करता है। दोनों देखिए मिलकर भी काम कर रहा है, ऑल्ट प्लस F4, क्योंकि दोनों अकेले काम नहीं करता, किसी के साथ में करता है, इसलिए दोनों मिल के अपना काम को पूरा कर रहा है। ऑल्ट प्लस F4 से हम लोग क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं। उसके बाद हम लोग F5 को चलते हैं। इस की का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर या वेब पेज को रिफ्रेश करना होता है। जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं किससे, राइट क्लिक रिफ्रेश लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक रिफ्रेश लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद हम लोग F5 को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो वहाँ से भी रिफ्रेश होगा। अब हम लोग चलते हैं F6 पर, तो देखते हैं F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। किसी अन्य बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। F7 का भी जो है वो अन्य बटन के साथ काम होता है, लेकिन इसका स्पेलिंग चेक करने के लिए और किसी अन्य बटन के साथ इसका यूज होता है। अब हम लोग चलते हैं F8। अगर आप सेफ मोड में जाना चाहते हैं तो विंडोज बूटिंग के वक्त F8 प्रेस कर सकते हैं और सेफ मोड में आप आसानी से जा सकते हैं। F8 प्रेस करते हैं हम लोग सेफ मोड में। जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे सेफ मोड और विंडोज़ को बूटिंग करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F8 प्रेस करते हैं। आप देखते हैं F9। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अकेले नहीं बल्कि इसके अलावा किसी दूसरे बटन, शिफ्ट या ऑल्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। ये भी F9 बटन कभी भी अकेले काम नहीं करता, किसी के साथ में काम करता है। उसके बाद F10 देखते हैं। इस की का इस्तेमाल अकेले नहीं होता है बल्कि किसी अन्य की के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक मेन्यू ओपन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, राइट मेन्यू ओपन हो जाएगा। और हम लोग राइट बटन से भी राइट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद खुले ऑप्शन के समान होता है। राइट क्लिक करेंगे जो ऑप्शन दिखेगा और शिफ्ट प्लस F10 पढ़ेंगे, दोनों का सेम ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं F11। ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में देखने या लाने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है। अब फुल स्क्रीन मोड में हम लोग बटन का, अगर फुल स्क्रीन मोड में अगर हम लोग को लाना है, फुल स्क्रीन देखना, तो F11 हम लोग प्रेस करेंगे, फुल स्क्रीन में हम लोग को दिखेगा कंप्यूटर में। अब चलते हैं हम लोग F12। इस बटन का प्रयोग सभी जगह अलग अलग रूप में होता है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में F12 प्रेस करेंगे तो कुछ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रेस करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि एक्चुअल में सेव एज होता है। अब देखिए F12 अगर हम लोग प्रेस करते हैं कुछ ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में अगर ओपन करते हैं F12 में कुछ और काम होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम लोग F12 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो सेव एज होता है। और हम लोग का कीबोर्ड जो है यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद अगले जो लाइव क्लास होगा उसमें हम लोग माउस के बारे में पढ़ेंगे। माउस कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे।
मॉडल कितने प्रकार के होते, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को कहाँ दिक्कत होता है, और इस चैनल पर जो भी है नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाएं, जो कि आप लोग को नोटिफिकेशन बार बार आया है।